तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई फ्रेंच मूवी सरवाइव के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक परिवार जो एक यॉट लेकर समंदर में सबसे छोटे लड़के बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। उसकी माँ जूलिया जो कि एक डॉक्टर है तैरने के लिए समंदर में उतरती है, पर तभी उसको पानी में कुछ अजीब सा फील होता है। पहले तो वो इग्नोर करती है, पर दोबारा से उसे लगता है कि कोई चीज उसे अंदर खींच रही है। वो छटपटाने लगती है और खुद को संभालती हुई यॉट की तरफ बढ़ने लगती है, पर इसी जद्दोजहद में वो यॉट से और दूर हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसके पति टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी टाइम से जूलिया को नहीं देखा, तो वो सब जगह उसे ढूंढने लगता है और अचानक उसकी नजर पानी में जाती है। वो जल्दी से बोट को जूलिया की तरफ मोड़ते हैं और टॉम उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है। उससे पूछने पे वो कहती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब रात को सब मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और तभी उसकी बहन कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, पर बात करते वक्त नेटवर्क फ्रीज हो जाता है। वो सबको ये बात बताती है तो टॉम कहता है कि शायद समंदर में होने की वजह से सिग्नल कमजोर होगा। तभी उनकी बोट काफी जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे बेन नीचे गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि किसी चीज के टकराने से शायद उनकी यॉट को नुकसान हुआ होगा, तो वो सिचुएशन का मुआयना करने पानी में जाता है। कुछ देर बाद जब ऊपर आता है तो उसके कंधे पर एक घाव होता है। जूलिया उसका जख्म सीती है और उससे पूछने पे वो बताता है कि जब वो चेक कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से उसके कंधे पे कट लग गया, पर जो कुछ भी था बहुत बड़ा था। अब चूंकि यॉट को काफी नुकसान हुआ था तो जूलिया रेडियो से हेल्प मंगवाने की कोशिश करती है और कैसी भी अपने फोन से ट्राई करती है, पर सिग्नल ना होने की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाते। अब यॉट को ज्यादा नुकसान होने की वजह से वो बीच समंदर में बंद हो जाती है। उन्हें रेडियो से किसी का सिग्नल मिलता है, पर सिग्नल इतना कमजोर था कि बात नहीं हो पाती। सारा परिवार निराश हो जाता है और टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 ही दिन का खाना बचा है। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखते हैं बाहर बहुत सारे उल्कापिंड गिर रहे होते हैं। गौर से देखने पे पता चलता है कि वो उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट के टुकड़े थे। तभी एक टुकड़ा बड़ी तेजी से उनके पास से गुजरता है। सारा परिवार सहम जाता है और टॉम किसी तरीके यॉट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एक बार तो यॉट स्टार्ट भी हो जाती है, पर तभी उसके इंजन में से धुआं निकलने लगता है, जिसका मतलब ये था कि अब वो कहीं नहीं जा सकते थे। इसके बाद तूफान आने से उनकी बोट और भी जोर से हिलने लगती है, जिससे बेन बड़ी जोर से नीचे गिरता है और जूलिया के नाक से खून आने लगता है। कैसी भी सिंक में उल्टी कर देती है। इस बीच टॉम लगातार रेडियो पे संपर्क करता रहता है, पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक तेज हवा आने से उनकी खिड़कियां टूट जाती हैं। टॉम ये देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है एक फ्लेयर जलाता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी उनकी यॉट की पावर भी बंद हो जाती है। अगली सुबह उठने पे वो देखते हैं कि यॉट सब जगह से टूट चुकी है और समंदर का पानी गायब हो चुका था। उनकी यॉट बस मिट्टी पे टिकी थी और पानी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कैसी सिग्नल चेक करती है, पर उसे अब भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। टॉम कंपास चेक करता है और पाता है कि उसके पोल उल्टे हो चुके हैं। ऐसा आखिरी बार 7 साल पहले हुआ था। केसी को भी ये चिंता सताती है कि शायद इस अनहोनी घटना में उसका बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने आती है, पर वो उसे दूर भगा देती है। बेन अपने बर्थडे के बलून रस्सी से बांधकर हवा में उड़ाता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी सर्वाइवर की नजर उस पर पड़ जाए। उनको रियलाइज होता है कि वो किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। टॉम फिर से अपनी आखिरी उम्मीद रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है और इस बार उसका कनेक्शन लग जाता है। दूसरी तरफ नाव नाम का बंदा होता है जो एक सबमरीन का कैप्टन था और उनकी ही तरह फंस चुका था। वो उन्हें बताता है कि मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप होने की वजह से समंदर का पानी पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो ये भी बताता है कि उसने अब तक कोई सर्वाइवर नहीं देखा और कम्युनिकेशन भी ठप हो चुके हैं। आगे वो बताता है कि ऐसा 1 हफ्ते में दोबारा होगा और फिर से मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप हो जाएंगे, पर इस बार उसका इम्पैक्ट पहले से भी ज्यादा होगा। वो कहता है कि क्रैश की वजह से उसका पार्टनर मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह थी। टॉम और जूलिया उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो उनके बच्चों को उसमें जगह दे दे। इस पे नाव उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम अंदाजा लगाता है कि सबमरीन तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे। अब अगली सुबह जब फैमिली बचा हुआ सामान पैक कर रही होती है तो टॉम को एक अजनबी अपनी तरफ आता दिखाई देता है, जिसके साथ एक काला कुत्ता और हाथ में हारपून होता है। वो बहुत खुश होता है और उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पानी की बोतल देता है। इससे पहले टॉम कुछ समझ पाता, वो आदमी पहले तो उसके सर पे बोतल मारता है और फिर उसके पेट में हारपून घुसा देता है और बाद में गला काट देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। जूलिया टॉम को बचाने आती है, पर वो उस पे भी हारपून से हमला करता है, जिससे उसके कंधे पे चोट लग जाती है। वो जैसे तैसे यॉट तक पहुंचती है और बच्चों को किसी कपबोर्ड में छिपा देती है और खुद बाथरूम में छुप जाती है। थोड़ी देर में वो आदमी यॉट तक पहुंच जाता है और उन्हें ढूंढता हुआ बाथरूम तक पहुंचता है।
पर वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि जूलिया पहले ही नीचे कूद चुकी थी। वो आदमी सोचता है कि शायद वो उससे डरकर भाग गई होगी। नीचे उसका कुत्ता जूलिया पे झपट पड़ता है, पर जूलिया एक चाकू से उसे मार डालती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और उसकी लाश देखकर पागल हो जाता है। इस बीच जूलिया दूसरी तरफ से यॉट में वापस पहुंचती है, पर वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है और एक टाइम पे आकर वो उस पे हावी हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। बच्चे वहाँ छुपे सब कुछ देख रहे होते हैं तो केसी फ्लेयर गन से उस पे हमला करती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ आग लग जाती है और उससे धुआं निकलने लगता है। जूलिया बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और जरूरी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वो सब मरे हुए टॉम के गले लगकर रोने लगते हैं। इतने में वो आदमी भी यॉट से बाहर आ जाता है कि तभी यॉट भी जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो सब एक झरने के पास रेस्ट करते हैं, जहाँ कैसी कहती है कि शायद वो आदमी बलून्स देकर वहाँ आया होगा जो बेन ने लगाए थे। तो इस पे बेन खुद को कोसने लगता है, पर जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इतने में वो आदमी भी उनके करीब आ जाता है। सब लोग फिर से दौड़ने लगते हैं और भागते हुए एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली उसे सावधानी से पार करती है और पीछे देखने पे उन्हें लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है, क्योंकि उस आदमी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। चलते हुए उन्हें बड़े बड़े सी एनिमल्स और बहुत सारा प्लास्टिक कचरा दिखने लगता है। बेन डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। जूलिया जैसे ही उसे पानी पिलाने लगती है कि देखती है कि बोतल खाली थी। यहाँ कैसी कहती है कि शायद उसकी गलती की वजह से बोतल का ढक्कन खुला रह गया था, जिससे सारा पानी नीचे गिर गया। ये सुन जूलिया भड़क जाती है और दोनों में बहस हो जाती है। खैर अब आगे चलते वक्त रास्ते में उन्हें क्रैश्ड प्लेन मिलता है। उसमें से उन्हें कुछ खास तो नहीं मिलता, पर एटलीस्ट उन्हें रात बिताने के लिए एक जगह मिल जाती है। अब रात को जब कैसी प्लेन के बाहर बैठी होती है तो वही अनजान शख्स उसे अकेला देखकर उस पर अटैक कर देता है, पर अचानक जूलिया पीछे से आ जाती है और चाकू से कई वार करके उसे मार डालती है। अब सुबह को जब वो उसकी डेड बॉडी देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी पे किसी जानवर के काटने के निशान थे, जो बहुत ही खतरनाक थे। कुछ घंटे चलने के बाद जब जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, तो बेन धीरे से आगे निकल जाता है और पास ही एक तालाब से पानी पीने लगता है। ये रियलाइज होते ही वो उसे पानी से खींचकर बाहर निकालती है और कहती है कि ऐसी जगह से पानी पीना खतरनाक हो सकता है। वो खुद को गर्मी से और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अपने सर कपड़े से ढक लेते हैं। कुछ और आगे जाने पर उन्हें प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां मिलती हैं, जिनसे वो अपने लिए एक शेल्टर बनाते हैं और आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं। जूलिया बेन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इंजेक्शन लगाती है और सब लोग सो जाते हैं। सुबह जूलिया को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर से विशाल क्रैब्स का झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू करते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 कार्गो मेंबर्स जिंदा दिखाई देते हैं। उनमें से एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, पर बाकी दोनों आदमी उसे मना करते हैं क्योंकि वो नए लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे और कंटेनर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर देते हैं। कोई चारा न बनते देख वो बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और खुद ऊपर चढ़ते वक्त एक क्रैब उसकी टांग में बड़ी जोर से काट लेता है। जैसे तैसे बेन और कैसी उसे ऊपर चढ़ाते हैं। इधर कंटेनर में एक छेद की वजह से सब क्रैब्स क्रू मेंबर पे हमला कर देते हैं। तीनों उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और उनको मार गिराते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो रेत के तूफान के बीच खुद को अकेला पाती है। दोनों बच्चे वहां से कहीं गायब होते हैं। वो नीचे आकर एक मेंबर की गन उठाती है और दोनों को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। केसी उसकी आवाज सुनकर आती है और बताती है कि वो दोनों घबरा कर कहीं से मदद लेने गए थे। यहाँ उन्हें एक खाली कंटेनर मिलता है जिसमें वो तूफान खत्म होने तक रुकते हैं। यहाँ जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को बंद करने के लिए जला देती है। ये काफी दर्दनाक होता है। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें एक कंटेनर मिलता है जिसमें काफी सारी पानी की बॉटल्स होती हैं। वो पेट भरकर पानी पीते हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पे नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया है, जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव उन्हें जल्दी करने को कहता है क्योंकि अब उसके मुताबिक समंदर उसकी उम्मीद से जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। वो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक फ्लेयर गन शूट करता है और सब लोग उस तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ रास्ता तय करने पर उन्हें दूर से सबमरीन नजर आने लगती है, पर उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना होगा। अब जैसे ही वो चट्टानों के बीच से गुजरते हैं तो चट्टानें हिलने लगती हैं और रॉक स्लाइडिंग की वजह से उनका आगे का रास्ता बंद हो जाता है।
यहाँ जूलिया जो पहले से घायल थी वो और घायल हो जाती है और अपने बच्चों को अकेले आगे बढ़ने के लिए कहती है। यहाँ केसी और जूलिया की काफी बहस हो जाती है क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पर जूलिया उसे ये कहते हुए मना लेती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। तो इस पे केसी बेन को लेकर आगे बढ़ जाती है। वो दोनों सबमरीन तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि नाव अधमरी हालत में था और वो कहता है कि उसका सफर बस यहीं तक था। तो केसी रियलाइज करती है कि अब उस सबमरीन में 3 लोगों की जगह थी, तो वो वापस भागकर अपनी माँ को लेने जाती है। तब तक जूलिया जो चट्टानों में फंसी थी वो देखती है कि क्रैब्स का बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो गन निकालती है और क्रैब्स को शूट करने लगती है, पर वो कुछ ही गोलियों से कितनों को मार पाती, तो आखिर वो हार मान जाती है। पर तभी केसी वहां आती है और अपनी माँ को वहां से निकालती है। अब दोनों बड़ी तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती हैं और क्रैब्स का झुंड भी उनका पीछा करता है। यहाँ सबमरीन के ऊपर चढ़ा बेन शूट करके क्रैब्स का ध्यान भटकाता है। तब तक केसी और जूलिया उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं सब क्रैब्स अधमरे नाव को नोच नोच कर खाने लगते हैं और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं। गोलियां खत्म होने तक वो क्रैब्स पे फायरिंग करती रहती है और फिर बाद में सब लोग सबमरीन के अंदर जाकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं और खिड़की से सब केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखते हैं। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है, तो तीनों अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जल्दी ही समुद्री लहरें सबमरीन को एक खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने लगती हैं। जूलिया को बीते कुछ दिनों की विजन्स आने लगते हैं और केसी उल्टी कर देती है। तभी वही हाई पिच आवाज आती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो खुद को जिंदा देकर बहुत खुश होते हैं और देखते हैं सब कुछ शांत हो चुका था। वो हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरें उन्हें एक तबाह शहर में ले आई थी, यानी जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद अब भी जिंदा थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।